आज हम लोग अपना नेक्स्ट आर्टिकल ये पढ़ने चल रहे हैं कि अगर हम किसी भी पदार्थ का ताप बदलते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो उस पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जो मटेरियल्स हैं, अलग अलग पदार्थों का अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रभाव भी अलग अलग होता है। अब डिफरेंट टाइप के अगर मटेरियल्स हैं, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो तो उनकी रेसिस्टिविटी पर उनका फर्क भी अलग अलग आता है। किसी की रेसिस्टिविटी बढ़ जाती है, किसी की रेसिस्टिविटी घट जाती है, किसी की कोई कुछ नहीं होता टेम्परेचर बढ़ने से। तो किसमें क्या होता है ये हमको स्टडी करना है आज, इसीलिए हमने हेडिंग डाल के रखा है प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स पर अलग अलग तरीके का टेम्परेचर इंक्रीज करने से बिहेवियर उनका होता है, तो हम अलग अलग पदार्थों को एक एक करके लेंगे और उनको पढ़ते जाएंगे। देखेंगे कि अगर हमने मेटल कंडक्टर लिया है तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, अगर हमने मिश्र धातुएं ली हैं तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा, अगर हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा। इस तरीके से हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मेटल कंडक्टर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नंबर 1, मेटल कंडक्टर। मेटल कंडक्टर यानी कि धात्वीय चालक। धातु के बने हुए चालकों पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है। तो मैं आपको बताऊं कि धात्वीय चालकों का ताप बढ़ाने से जो प्रतिरोधकता होती है ना वो बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से धात्वीय चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो ये इफेक्ट आता है टेम्परेचर का इनकी प्रतिरोधकता पर। इसमें लिख देते हैं धात्वीय चालकों का ताप बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता मतलब रेसिस्टिविटी, उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं मेटल कंडक्टर्स का, जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, तो इनके अगर आप टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उनकी जो प्रतिरोधकता होती है, उनकी जो रेसिस्टिविटी होती है वो इंक्रीज होते चली जाती है। अब क्यों इंक्रीज होती है, इसका कोई रीजन होगा, तो अब हम उसका रीजन ढूंढने चलते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो जाता है। तो रीजन देखिए, इसका कारण क्या है। ये तो मैंने रिजल्ट बता दिया आपको सबसे पहले कि अगर आप धात्वीय चालकों का ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता तो बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, उसके पीछे क्या रीजन है, रीजन अब हम देख लेते हैं। रीजन ये है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। रीजन आपको एक चीज पहले तो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि प्रतिरोध का रूट कॉज कौन है। अगर किसी चालक तार में प्रतिरोध है तो उसका बेसिक कॉज क्या होता है। तो आंसर है उसका बेसिक कॉज होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का या आवेश वाहकों की परस्पर टक्कर, कोलिजन आपको बताया गया था। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी बार उनके ड्रिफ्ट होने की स्पीड कम होते जाएगी, और जितनी बार उनके ड्रिफ्ट होने की स्पीड कम होते जाएगी उतना ही ज्यादा से ज्यादा करंट भी कम रहेगी, और करंट कम होगी इसका मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ओके, तो रेसिस्टेंस का बेसिक कॉज होता है कोलिजन। यहां पर टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता बढ़ रही है। क्यों हो रहा है ऐसा, तो ध्यान से सुनिएगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के भीतर होंगे उनका क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी बढ़ने से उनकी जो थर्मल वेलोसिटी है, ऊष्मीय वेग, वो बढ़ जाएगा। ऊष्मीय वेग अगर बढ़ेगा तो और जल्दी तेजी से वो चलने फिरने लगेंगे।
अगर उनकी स्पीड बढ़ जाएगी, थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो श्रांति काल का क्या होगा? श्रांति काल कम हो जाएगा। भाई अभी एक इलेक्ट्रॉन इतने धीरे जाता है और अगली टक्कर यहां होती है उसकी, और टेम्परेचर बढ़ा, एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ गई उसकी, थर्मल वेलोसिटी, और बड़ी जल्दी से यहां पहुंच गया, तो एक से दूसरी टक्कर होने का समय भी तो कम हो गया उसका, तो श्रांति काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। श्रांति काल कम होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स क्या क्या होगा? टक्करों की संख्या बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जल्दी जल्दी टक्कर करेगा वो, इसलिए टक्करों की संख्या अगर बढ़ गई तो टक्करों की संख्या पर ही तो प्रतिरोध निर्भर करता है। इसका मतलब क्या बढ़ गया? उसका प्रतिरोध बढ़ गया। फिर से सुनिए सीरियल। ताप बढ़ाएंगे तो आवेश वाहकों की क्या बढ़ जाएगी? ऊर्जा, या आप यूं कह दें कि आवेश वाहकों की थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से श्रांति काल का क्या होगा? कम हो जाएगा। श्रांति काल कम होने से नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में टक्करों की संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी। और अगर एक सेकेंड में होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ गई तो प्रतिरोध बढ़ गया, क्योंकि टक्करों की संख्या से ही प्रतिरोध बनता है। तो जितने ज्यादा टक्कर होंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध बढ़ जाएगा उसका। ठीक है, तो ये रीजन है उसका, नोट कर लेते हैं इसको हम लोग। रीजन में सबसे पहले क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ाया हमने, देखिएगा ध्यान से। टेम्परेचर हमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, यानी कि ताप बढ़ा दिया जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या बढ़ जाएगी? थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? वेरी गुड, ऊष्मीय वेग। थर्मल वेलोसिटी भी उनकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होने से क्या होगा? थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज होने से उनका श्रांति काल कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब है नंबर ऑफ उसके टक्करों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि श्रांति काल जितना कम होगा इसका मतलब वो बड़ी जल्दी जल्दी अब टक्कर कर रहा है, तभी तो रिलैक्सेशन टाइम उसका कम हो गया। देखिए एक चीज मैं और आपको बताऊं, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो ये औसत समय लिया जाता है इसी को श्रांति काल आप कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। कभी कभी स्टूडेंट्स के मन में ये आ जाता है, क्योंकि इसका नाम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, तो कभी कभी बच्चों के मन में ये आ जाता है कि एक टक्कर से दूसरी, जितनी देर तक रिलैक्सेशन टाइम की मैं बात कर रहा हूं, उनको लगता है रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है वो वाला टाइम जब इलेक्ट्रॉन आराम करता है, रिलैक्स्ड रहता है। ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन आराम नहीं करता। इलेक्ट्रॉन तो लगातार, आप कुछ भी नहीं करते हो तब भी लगातार वो कंडक्टर के भीतर और बड़ी हाई स्पीड से अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो चलता रहता है। तो रिलैक्सेशन टाइम के नाम से मत जाइए, रिलैक्सेशन टाइम के नाम से मत सोचिए कि इलेक्ट्रॉन उतनी देर तक आराम करता है, कुछ नहीं करता। नहीं, ऐसा नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम से हमारा मतलब उस टाइम से है जितनी देर तक वो टक्कर नहीं करता, जब तक वो कोलिजन नहीं करता, उस टाइम से हमारा मतलब है। रिलैक्सेशन टाइम पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स्ड रहता है, वो आराम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। उतनी देर भी वो चलता है, बस फर्क इतना है कि उतनी देर तक उसका कोलिजन नहीं होता किसी से। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने से टक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड इंक्रीज हो गई तो
टक्करों की संख्या जितनी ज्यादा होगी प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए रेसिस्टिविटी जिसे आप प्रतिरोधकता कहते हैं ये इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह से धात्वीय चालकों का ताप बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है, ये जो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, प्रतिरोध बढ़ जाता है। देखिए, आप सोचेंगे कभी तो आप प्रतिरोध कह देते हो, कभी प्रतिरोधकता कह देते हो। एक चीज बताओ कि क्या है? आंसर है दोनों चीजें सही हैं। क्यों? अभी आपने लास्ट क्लास में एक बात सीखी है कि प्रतिरोधकता प्रतिरोध का छोटा रूप है, दोनों अलग नहीं है। रो इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म एंड आर इज मैक्रोस्कोपिक फॉर्म। तो रो और आर एक ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है। बस फर्क इतना है कि रो विशिष्ट प्रतिरोध है जो कि कंडक्टर के भीतर एक एक एटम पर है। वो रो जो है वो आर का एक छोटा सा रूप है, उसका मिनिएचर फॉर्म है। तो अगर मैं प्रतिरोध कह दूंगा कि प्रतिरोध बढ़ गया तो भी कुछ गलती नहीं है, अगर मैं बोलूंगा प्रतिरोधकता बढ़ गई तो भी कुछ गलत नहीं है। जो प्रतिरोध के साथ होगा वही प्रतिरोधकता के साथ होगा, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज है ना। और जो प्रतिरोधकता के साथ होगा वही प्रतिरोध के साथ होगा, दोनों अलग अलग तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमने मेटल कंडक्टर्स का देखा। और इसमें देखा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो प्रतिरोधकता का क्या होता है? बढ़ जाती है। ये जो प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बढ़ जाती है ना, इसके लिए हमने एक इसमें क्वांटिटी बनाई। फिजिक्स में तो हर चीज को नाप के देखना चाहते हैं, तो ये जो प्रतिरोध इसका बढ़ रहा है इसको हम नाप के देखना चाहते हैं कितना बढ़ा। उसके लिए हमने एक राशि बनाई, उस राशि का हमने नाम रखा प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है इसको देख लेते हैं, इसी के अंतर्गत आता है ये। तो हमने एक क्वांटिटी बनाई है प्रतिरोध ताप गुणांक। अंग्रेजी में हम इसको बोलेंगे थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। थर्मल क्यों? थर्मल मतलब हीट, और आपने गर्म किया है ना, टेम्परेचर बढ़ाया है ना, इसलिए थर्मल यहां लगाया गया। तो थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, प्रतिरोध ताप गुणांक किसको कहा जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारे पास कोई 1 ओम का कंडक्टर है, 1 ओम प्रतिरोध का चालक तार है, 1 ओम प्रतिरोध के चालक तार का ताप अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध में जितनी भी वृद्धि होगी, क्योंकि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 1 ओम प्रतिरोध के चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे ही हम उस चालक तार का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। तो कंडक्टर कैसा होना चाहिए? जिसका प्रतिरोध 1 ओम हो। टेम्परेचर कितना बढ़ाएंगे आप? 1 डिग्री सेल्सियस। ऐसा करने से उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि हो जाएगी उसी को आप क्या बोल देंगे? प्रतिरोध ताप गुणांक। ये उसकी डेफिनेशन है, तो नोट कर लेते हैं, लिख लीजिए आप भी। एक ओम प्रतिरोध वाले 1 ओम प्रतिरोध वाले किसी चालक तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है
उसे उस चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोध ताप गुणांक को आपको याद रखना है क्या होता है। 1 ओम प्रतिरोध वाला अगर कोई कंडक्टर हमारे पास है, उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। ऐसा करने से उसके प्रतिरोध में जितनी भी वृद्धि हो जाती है, जितनी वृद्धि होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, पर जितना इंक्रीमेंट होता है उसके रेसिस्टेंस में, उसे उस चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहा जाता है। प्रतिरोध ताप गुणांक को ना अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, इसका क्या फॉर्मूला होगा, क्योंकि हम तो उसको क्वांटिफाई करना चाहते हैं। तो अल्फा की वैल्यू के लिए आप देखेंगे उसका क्या फॉर्मूला होगा। उसके लिए कुछ चीजें हमें माननी पड़ेंगी, जैसे माना चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध ध्यान से देखिएगा बेटा, चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध हमने कितना मान लिया, R0। ताप वृद्धि माना चालक तार के ताप में वृद्धि डेल्टा T डिग्री सेल्सियस हमने की। जब हम इतना वृद्धि करेंगे तो ताप बढ़, उसका जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, बढ़ करके कुछ हो जाएगा। तो माना चालक तार का अंतिम प्रतिरोध R हो जाता है। तो शुरू में कंडक्टर का रेसिस्टेंस कितना था, R0। हमने क्या किया, उसका टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया। अगर डेल्टा T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ताप बढ़ने से तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध बढ़ करके कितना हो गया, R हो जाता है। ठीक है, आप चाहें तो इस R को RT भी लिख सकते हैं। क्यों, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T, ऐसा भी लिख सकते हैं। फाइनल रेसिस्टेंस है ये, RT हमने लिख सकते हैं इसको। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, फिर से सभी ध्यान से देखें जरा, प्रतिरोध ताप गुणांक किसको कहते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। कहते किसको हैं, कहते हैं कि अगर हमारे पास 1 ओम का प्रतिरोध है और उसका ताप हम कितना बढ़ाएं, 1 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त जितना प्रतिरोध बढ़ेगा उसको बोलेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, यहां पर हमारे पास जो तार है उसका शुरुआत का प्रतिरोध कितना है, 1 ओम है क्या, 1 ओम तो नहीं है। हमने जो ताप बढ़ाया कितना बढ़ाया, डेल्टा T डिग्री सेल्सियस, 1 ओम बढ़ाया क्या हमने डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, और प्रतिरोध बढ़ करके कितना हो गया, RT। अब आप मुझे बताएं प्रतिरोध में वृद्धि कितनी हुई, शुरू में कितना प्रतिरोध था, R0, बाद में कितना हो गया, RT। तो प्रतिरोध में वृद्धि कितने की हुई, वेरी गुड, RT माइनस R0। ये क्या चीज आ गई, प्रतिरोध में वृद्धि। अब एक एक चीज सोचिए, ये जो प्रतिरोध में वृद्धि हुई है, क्या हम इसे प्रतिरोध ताप गुणांक कह दें, क्योंकि आपने लिखा है प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है उसे उस चालक तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं।
तो प्रतिरोध में इतनी वृद्धि हुई है, क्या हम इसको प्रतिरोध ताप गुणांक बोल दें? आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि इससे पहले इसमें कुछ शर्तें भी तो थी कि प्रतिरोध में वृद्धि को तब आप अल्फा बोल सकते हो जब शुरुआत का प्रतिरोध 1 ओम होना चाहिए था और ताप की वृद्धि भी कितनी होनी चाहिए थी। लेकिन हमारे में ना तो शुरुआत का प्रतिरोध 1 ओम है और ना ताप में हमने 1 डिग्री के सेल्सियस का वृद्धि किया हुआ है। लेकिन हम बना सकते हैं। कैसे? जैसे शुरू का प्रतिरोध कितना है? जब चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है तो प्रतिरोध में वृद्धि इतनी हुई है। थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। आप बताइए, अगर 10 पेनों का मूल्य 40 रुपए है तो एक पेन का मूल्य कैसे निकालते हैं आप? 40/10। 10 पेन मिलते हैं 40 रुपए के। 10 पेन मिलते हैं 40 रुपए के, तो एक पेन की कीमत क्या होगी? 40/10 करते हो तभी तो 4 रुपए आते हैं। अब यही चीज यहां पर देखो, प्रारंभिक प्रतिरोध जब R0 है तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी आई है? RT - R0। तो अगर प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम होता तो प्रतिरोध में वृद्धि कितनी आती? अभी नहीं समझ में आया? अरे 10 पेन की कीमत 40 रुपए, 10 का दिया हुआ है, 1 का अगर हमको चाहिए तो हम इसका भाग दिला देंगे। ठीक है, अब थोड़ा उसके बारे में सोचिए। जब प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है तो वृद्धि RT - R0 है। प्रारंभिक प्रतिरोध R0 है तो वृद्धि RT - R0 है। तो जब प्रारंभिक प्रतिरोध 1 ओम होगा तो वृद्धि कितनी आएगी? RT - R0 अपॉन R0। समझ आया? तो 1 ओम अगर होता तो इतनी वृद्धि आती कि नहीं आती? ये बात समझ में आ गई? अब टेम्परेचर को लीजिए। टेम्परेचर आपने डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है, तो जब टेम्परेचर डेल्टा T डिग्री सेल्सियस बढ़ाया है तब प्रतिरोध की वृद्धि RT - R0 है। अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो प्रतिरोध की वृद्धि कितनी आएगी? RT - R0 अपॉन डेल्टा T। तो डेल्टा T से भी हमको भाग देना पड़ेगा। इस तरह से यह बन गया क्या? 1 ओम प्रतिरोध का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने से प्रतिरोध में जितनी वृद्धि हुई है, यह वो चीज बन चुकी है और इसी का नाम हमने क्या रखा है? अल्फा। नहीं समझ में आया? आया? फिर से RT - R0 क्या है? प्रतिरोध में होने वाली टोटल वृद्धि। फिर हमने क्या किया कि जब प्रारंभिक प्रतिरोध R0 था तब प्रतिरोध इतना बड़ा है, तो प्रारंभिक प्रतिरोध अगर 1 ओम होता तो कितना बढ़ता? R0 से भाग दे दिया। टेम्परेचर डेल्टा T बढ़ाया है तो इतना प्रतिरोध बढ़ा है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा? उसका भी भाग दे दिया। तो R0 और डेल्टा T का भाग दे दिया। अब ये प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा को कंप्लीट करता है। अगर ये अल्फा की डेफिनेशन बताता है तो ये पक्का अल्फा का फॉर्मूला बन गया। अब ये अल्फा की वैल्यू आ गई। तो ये एक आपके लिए एक नई चीज है, प्रतिरोध ताप गुणांक। इसको सभी बच्चों को याद रखना है अच्छे से। अब अल्फा क्योंकि एक नई क्वांटिटी है तो प्लीज हमें इसका मात्रक बता दीजिए जरा। बउआ हो, पहले ये बताओ हमको, हमने ये कर तो दिया, क्या आपको समझ में आया कि R0 से और डेल्टा T से डिवाइड क्यों हुआ? इसीलिए हुआ, एक बनाने के लिए उनको। ठीक है, अच्छा अल्फा का मात्रक देखिए। अल्फा का मात्रक अगर बताना है तो इसमें जितनी भी राशियां आई हैं उन सबके मात्रक लिख दो, अपने आप अल्फा का मात्रक निकल के आ जाएगा। R ये क्या है? प्रतिरोध। ये भी क्या है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक ओम, इस प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ओम माइनस ओम क्या होगा? 0। ओम माइनस ओम होने से ओम से ओम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भाई, बड़ा अच्छा है आपका। तो अगर ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? कुछ नहीं, है कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं। अच्छा आप ये मुझे बताइए, 10 पेन में से 4 पेन माइनस करिए।
पेन्स में से 4 पेन्स को माइनस करिए, बताइए क्या आंसर आएगा। 6 पेन्स आएंगे, तो 6 आएगा कि 6 पेन्स आएंगे। ध्यान से देखिए, नीचे वाला आंसर सही है कि ऊपर वाला आंसर सही है? क्यों? पेन में पेन माइनस हो रहा है, कटना चाहिए। आप तो बता रहे हो कि ओम माइनस ओम, तो ओम कैंसिल हो गया। तो जब भी कभी 10 पेन में से 4 पेन्स माइनस होते हैं, तो 10 में 4 माइनस होता है, पेन में पेन माइनस नहीं होता कभी भी। नहीं समझ में आया? आपके पास 6 सेब हैं, किसी ने आपसे 2 सेब ले लिए, आपके पास क्या बचा? 4 बचा कि 4 सेब बचे? 4 सेब बचे। यूनिट माइनस नहीं होता कभी, और आप तो यूनिट भी माइनस करने लगे भाई, है कि नहीं? इतने दिन की छुट्टियों में यूनिट माइनस करने लगे हो। तो ओम में से ओम माइनस करोगे तो क्या आएगा? ओम आएगा। याद रखिए, यूनिट माइनस नहीं होता, समझ रहे हैं आप? तो ऊपर क्या रहेगा? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम, इसका डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी आप बता सकते हो। अब ओम से ओम क्या हो गया? अब हो जाएगा, मंजूर है, लेकिन पहले तो ओम से ओम ही माइनस करे दे रहे थे आप। क्या यूनिट बन गया बताइए? पर डिग्री सेल्सियस। और अगर टेम्परेचर को केल्विन में भी जरा आप करते तो इसका यूनिट क्या बन जाता बताइए? पर केल्विन इसका यूनिट बन जाता। तो प्रति डिग्री सेल्सियस, प्रति केल्विन, ये सब अल्फा की यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मात्रक बना लिया हमने। हाँ, अल्फा का ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का तो यूज हम बहुत कम करते हैं। ये जो फॉर्मेट है ना फॉर्मूले का, इस फॉर्मेट का यूज हम बहुत कम करते हैं। हम सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं आप जानते हैं? ये अधिकतर होता है कि एक चालक तार का शुरुआत का प्रतिरोध कुछ है, उसका ताप हमने इतने डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, अब इसका अंतिम प्रतिरोध बताइए। तो अधिकतर क्वेश्चंस में अंतिम प्रतिरोध पूछा जाता है। अंतिम प्रतिरोध मतलब कि क्या पूछा जाता है? आरटी। इसलिए इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में हम कम यूज करते हैं, बल्कि क्योंकि हमें हमेशा अंतिम प्रतिरोध बताना रहता है, तो आरटी के पदों में हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। आरटी का मान निकाल के दिखाते हैं। आप देखो यहां से, ध्यान से देखना बेटा, इसके नीचे एक मान सकते हो आप, क्रॉस गुणा कर दीजिए। RT माइनस R0 को 1 से करिए, क्या मिलेगा? RT माइनस R0। इधर इसको इससे कर दोगे तो क्या मिलेगा? R0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, हम RT की वैल्यू निकाल के देना चाहते हैं, इसको उधर भेज दीजिए, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। R0 प्लस R0 इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। RT इज इक्वल टू, इन दोनों से R0 आप कॉमन कर लीजिए, तो अंदर बच जाएगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अधिकतर जगहों पर आप लिखा हुआ देखेंगे, क्वेश्चन का ये फॉर्मेट अधिकतर जगहों पर आपको लिखा हुआ मिलता है। क्यों? क्योंकि इससे अंतिम प्रतिरोध डायरेक्ट निकल रहा है ना, सारी वैल्यूज रखने से, इस वजह से। तो ये हमने क्या पढ़ा मेटल कंडक्टर्स के बारे में, एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। बताइए, धात्विय चालकों का ताप बढ़ाने से पहले, सबसे पहले ये बताओ इस समय हम लोग पढ़ क्या रहे हैं आखिरकार? आपको मालूम भी है कि बस जो मैं बताता हूं जरा आप केवल सुन रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं इस समय बताइए? इस समय हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम किसी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अलग अलग पदार्थों पर ताप का अलग अलग प्रभाव होता है। तो एक एक मटेरियल लेते जाओ, पढ़ते जाओ। सबसे पहले हमने कौन सा मटेरियल लिया? धात्विय चालक। धात्विय चालकों पर ताप का प्रभाव बताइए। ताप बढ़ाने से धात्विय चालकों का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा, और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। मैं बार बार आपसे बोलता हूं, बस देयर इज अ डिफरेंस, दैट इज द मिनिएचर फॉर्म, दैट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ रेसिस्टेंस। प्लीज माइंड इट, ध्यान रखिए आप इसको। अच्छा, इसके बाद क्यों बढ़ जाता है? रीजन क्या है उसका? टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल वेलोसिटी बढ़ गई, किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, आवेश वाहकों की, हमारी थोड़ी बढ़ेगी। आप अगर आप अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपकी बढ़ेगी।
कभी कोई मम्मी पापा मार देते हैं, फिर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है ना। खैर, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स, एक सेकेंड में टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या ही तो प्रतिरोध है यार। टक्करों की संख्या बढ़ गई ना, कसम से प्रतिरोध बढ़ गया। समझ आया आपको? सो बेसिक कॉज ऑफ रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस इज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्रतिरोध। इसको नापने के लिए हमने प्रतिरोध ताप गुणांक एक आर्टिकल बनाया, एक क्वांटिटी बनाई। क्या है वो, कि अगर 1 ओम प्रतिरोध का तार है आपके पास, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं, तो जितना प्रतिरोध में वृद्धि होती है उसी को हम बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फॉर्मूला बना उसका। इसका मात्रा क्या होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस, या प्रति केल्विन भी बोल सकते हैं। केल्विन में डिग्री विग्री नहीं लगता, आप सबको मालूम है, क्लास 11th में पढ़ा है आपने, इसलिए प्रति डिग्री केल्विन मत बोलिएगा आप, प्रति डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। RT की वैल्यू R0 1 प्लस अल्फा टी हो गया। इस तरह से धात्विक चालकों का हमने देखा कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। आगे और भी मटेरियल्स हैं जिन पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यह भी हमें स्टडी करना है। धातुओं के बाद दूसरा जो हम लेना चाहते हैं मटेरियल, वो होगा हमारा एलॉयज। एलॉयज मतलब मिश्र धातुएं। देखिए, मिश्र धातुओं का मतलब भी धातु ही है, लेकिन होता क्या है इसमें हम एक से ज्यादा धातुओं को आपस में मिलाते हैं। जैसे नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, जिसमें निकल और क्रोमियम को मिला के उसका एक मिश्र धातु बनाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि बेसिकली जो मिश्र धातुएं होती हैं वो भी तो धातुएं ही हैं। एक मेटल में दूसरे मेटल को मिलाकर इम्प्योरिटी के रूप में, और हम उसकी मिश्र धातु बना लेते हैं। तो मिश्र धातुओं में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा, ये देखते हैं अब हम लोग। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए, क्योंकि मिश्र धातुएं भी बेसिकली क्या हैं, धातुएं। भाई धातुओं को तो मिला के बनाया आपने, तो मिश्र धातुएं भी बेसिकली मेटल से ही हैं, इसलिए इनका बिहेवियर भी कुछ कम या ज्यादा मेटल जैसा ही होता है। अब मेटल है तो मेटल जैसा ही बिहेवियर होगा, लेकिन इनकी एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है अल्फा, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, अल्फा इनका बहुत कम होता है, और इतना कम होता है कि लगभग ना के बराबर होता है, नगण्य। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा अगर ना के बराबर है, तो आपने एक फॉर्मूला जो कल बनाया धातुओं के लिए, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी। मिश्र धातुओं का जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं तो अल्फा की वैल्यू बहुत कम होने की वजह से प्रतिरोध का मान बढ़ता नहीं है, और बढ़ता भी है तो बिल्कुल इतना थोड़ा सा बढ़ता है कि हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते। हालांकि देखो, मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं कि मिश्र धातुएं भी एक्चुअली हैं क्या, धातुएं ही हैं। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका प्रतिरोध भी बढ़ता है, लेकिन इनके प्रतिरोध में होने वाली जो वृद्धि होती है वो इतनी कम होती है कि वो वृद्धि बिल्कुल ना के बराबर रहती है। इसलिए हम ये बोल देते हैं कि उस वृद्धि का कोई इफेक्ट भी हमको नहीं दिखता, उस वृद्धि से हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक इतना कम होता है, लगभग नगण्य होता है, कि जब मिश्र धातुओं का ताप हम बढ़ाते हैं तो उनके प्रतिरोध में होने वाली वृद्धि भी नगण्य होती है। या हम सीधी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने से उनके प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक्चुअली क्या होता है, ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, एक्चुअली होता है, लेकिन वो वृद्धि कितनी होती है, नेग्लिजिबल। इसलिए हम उसको काउंट ही नहीं करते और हम बोल देते हैं कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध नहीं बढ़ता। समझ में आ रहा है आपको? तो नोट कर लेते हैं एलआईएस के बारे में। मिश्र धातुओं का
मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने से मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो रिजल्ट मैंने लिख दिया। अभी उसका कारण क्या है इसको जानते हैं। रीजन पर हमने आपको बताया कि मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम नगण्य होता है, जिसकी वजह से ताप बढ़ाने से मिश्र धातुओं का प्रतिरोध नहीं बढ़ता। ठीक है, ये इसका रीजन है। मिश्र धातुओं का प्रतिरोध ताप गुणांक जिसे आप अल्फा से लिखते हो, अत्यंत कम, जिसे हम नगण्य कह सकते हैं, नगण्य होता है। जिसके परिणाम स्वरूप मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये एलॉयस के साथ होता है। एक्चुअली क्योंकि वो मेटल्स ही हैं बेसिकली, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका रेसिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन उनकी वृद्धि जो होती है वो इतनी कम होती है कि उससे हमें ना तो कोई फर्क पड़ता है और ना ही हम उसको काउंट करते हैं। तो हम ये बोल देते हैं सीधे कि ताप बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और रीज़न क्या है कि उनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा, अब आप जानते हैं ये जो मिश्र धातुएं हैं ना, इनका जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं बढ़ता। इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं। कहाँ यूज करते हैं इसका? तो इनके इस गुण का प्रयोग करके हमारी फिजिक्स लेबोरेटरी में जितने स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाए जाते हैं, जितने हम लोग मानक प्रतिरोध यूज करते हैं अपनी फिजिक्स लैब में, वो सब मिश्र धातुओं के बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इनका ताप बढ़ेगा लेकिन इनका प्रतिरोध नहीं बढ़ेगा। और ऐसा इसलिए करते हैं कि थोड़ा सा सोचिए जरा, हम लैब में हमने एक इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस लगा के रखा हुआ है और हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी दूसरे तार का हम प्रतिरोध नाप रहे हैं। अब हमने स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस उसमें लगाए हैं किसके? एलॉयस के। अगर हम एलॉय के बदले किसी दूसरी चीज का स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बना के अगर लगाते हैं, तो जब आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करोगे, शुरुआत में आपने पूरा कनेक्शन करा, बैटरी से सेल से पूरी कनेक्शन करी और सर्किट में धारा बहना शुरू हो गई, आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया।
तो जब आप फर्स्ट रीडिंग लोगे, फर्स्ट रीडिंग, तो उस समय क्योंकि करंट बहना स्टार्ट ही हुई है, तो जब आप फर्स्ट रीडिंग लोगे तो जिस तार का प्रतिरोध आप निकाल रहे हो उसका प्रतिरोध बाई चांस एज एग्जांपल 10 ओम आया, 10 ओम आपको मिला। इसके बाद थोड़ी देर तक करंट बहती रही उसमें। आप तो जानते ही हैं हीट का फॉर्मूला होता है I²R। हीट पर सेकंड जो कंडक्टर्स में उत्पन्न होती है करंट की वजह से, उसका फॉर्मूला I²R होता है। जितनी ज्यादा करंट फ्लो होगी उतना तार क्या होता जाएगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, तार गर्म होते चला जाएगा। तो जैसे जैसे शुरू में आपने जब फर्स्ट रीडिंग ली तो प्रतिरोध 10 ओम आया, आपने इसके बाद एक्सपेरिमेंट करते रहे, आधे घंटे तक लगातार आप एक्सपेरिमेंट करते रहे और उसके तारों में करंट फ्लो होती रही। करंट फ्लो होने से उनके तारों का प्रतिरोध, उनके तार क्या हो गए, थोड़े से पहले की तुलना में गर्म हो गए, टेम्परेचर बढ़ गया। अब अगर हमने किसी धातु का लगा के रखा है, मिश्र धातु का नहीं लगाया, धातु का लगा के रखा है, तो आधे घंटे एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब तार थोड़े से गर्म होंगे तो उनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जो सबसे पहले रीडिंग आपकी 10 ओम आई थी, फिर से उसी तार का प्रतिरोध निकालने जाओगे, अब वो रीडिंग 11 ओम आने लगेगी, बढ़ जाएगा प्रतिरोध। तो उससे क्या हुआ, हमारा एक्सपेरिमेंट सही नहीं हो रहा है। शुरुआत में उसी कंडक्टर का प्रतिरोध 10 ओम आया, आधे घंटे बाद नाप रहे हैं उसी तार का प्रतिरोध 11 ओम मिल रहा है, तो आपको अच्छी रीडिंग नहीं मिलेगी और आपका एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी फिजिक्स लेबोरेटरी में जितने भी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस प्रयोग करते हैं, मानक प्रतिरोध हम लगाते हैं, वो सब एलॉयज के लगाते हैं। क्यों? इनमें पहली रीडिंग ली, 10 ओम रेसिस्टेंस आया, आधा घंटा बीत भी गया, तार थोड़ी गर्म हो भी गई, तार गर्म होने से इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। तो आधा घंटा बाद भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे ना, तो भी उस तार का प्रतिरोध आपको कितना मिलेगा, 10 ओम ही मिलेगा, और आपको अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो एलॉयज की मदद से। समझ आया? तो एलॉय के इस गुण का प्रयोग कि उनका ताप बढ़ाने से प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हम अपनी फिजिक्स लैब में मानक प्रतिरोध बनाने में कर लेते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया आपको? तो इसको भी नोट कर लिया जाए जरा। मिश्र धातुओं के इस गुण के कारण इनका उपयोग प्रयोगशाला में मानक प्रतिरोध स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस एलॉयज के बनाते हैं लैब में। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अलग अलग तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि मिश्र धातुओं के किस गुण के कारण इनका प्रयोग हम लेबोरेटरी में स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में करते हैं। बताइए किस गुण के कारण? क्योंकि उनका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, तो जब ताप बढ़ाते हैं तो उनका प्रतिरोध नहीं बढ़ता। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिश्र धातुओं का प्रयोग हम प्रयोगशाला में मानक प्रतिरोध बनाने में क्यों करते हैं? फिर भी यही आपका कारण आएगा। प्रयोगशाला में मानक प्रतिरोध किसके बनाए जाते हैं? ऐसा भी सवाल आ सकता है। मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं, तो घुमा घुमा के उसी को कई तरह से आपसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस
अगर एग्जामिनर भी आपसे पूछेंगे इसके बारे में तो आपको मिश्र धातुओं का समझ आ गया। तो मिश्र धातुओं में क्या होता है, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद हम जो दूसरा मटेरियल लेने वाले हैं, दूसरा मतलब तीसरा, इसके बाद का थर्ड नंबर, ये हमने मिश्र धातु के बारे में समझ लिया। थर्ड मटेरियल हम ले लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट्स वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य एक लिक्विड होता है, आपको पता है सेल या बैटरी में जो घोल पड़ा होता है उस पे लिक्विड, वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। अब देखना ये है कि वैद्युत अपघट्य का अर्थात इस लिक्विड का जब टेम्परेचर कभी बढ़ाते हैं तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आपको तो ये तो दिमाग में है ही कि वैद्युत अपघट्य की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब वो एक लिक्विड है किसी बर्तन में भरा हुआ। अब उसको हम गर्म करेंगे, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, तो चेक ये करना है कि उसके रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आने वाला है। तो जब आप किसी लिक्विड को, आप इलेक्ट्रोलाइट को गर्म करते हो तो उसके अंदर में बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, लेकिन एक इफेक्ट जो सबसे प्रोमिनेंट इफेक्ट होता है वो ये है कि इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाता है, क्योंकि ये लिक्विड है और लिक्विड को जब आप गर्म करते हो तो आप देखते हो कि वो पतला हो जाया करता है। ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइट में भी होता है, जब आप इसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसा कि मैंने बोला इफेक्ट बहुत होते हैं उसके भीतर में, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा हमको इफेक्ट दिखता है वो ये दिखता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। अब अगर इलेक्ट्रोलाइट पतला हो जाएगा तो उसके प्रतिरोध का क्या होगा, आप थोड़ा सा सोचिए। इलेक्ट्रोलाइट अगर पतला हो गया, एक एग्जांपल से कि अगर मैं आपको ये बोलूंगा एक बर्तन में मैंने आपको शहद भर के दिया, हनी, तो एक बर्तन में हनी भरा हुआ है और उसमें मैंने आपसे बोला कि इसमें हाथ ऐसा डालो और हाथ को तेजी से ऐसा चलाओ, और एक दूसरे बर्तन में हमने वैसा ही बर्तन लिया, उसमें हमने पानी भर दिया, उसमें भी हमने आपको बोला कि उसमें भी हाथ ऐसा डालो और तेजी से चलाओ। अब आप बताइए, शहद गाढ़ा होता है, पानी शहद की तुलना में पतला रहता है, तो दोनों में जब आप हाथ अंदर डाल करके और ऐसा तेजी से चलाओगे, किसमें आप तेज हाथ को चला सकते हो और किसमें आपको हाथ चलाने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, किसमें आप तेजी से चला सकते हो, पानी में, और शहद में उतनी तेजी से नहीं चला सकते। और क्यों, क्योंकि शहद कैसा होता है, गाढ़ा, और पानी कैसा है। तो अब आप समझ गए कि अगर लिक्विड पतला है तो उसमें से हमें अपने हाथों को चलाना ज़्यादा आसान होता है। इसी तरह से जब इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो जाता है, पतला हो जाता है। पतला हो जाने की वजह से उसके अंदर जो आवेश वाहक होते हैं, चार्ज कैरियर, उनका चलना फिरना कैसा हो जाता है, आसान हो जाता है। अब वो बड़ी जल्दी से चल के जा सकते हैं, और अगर चलना फिरना आसान हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट अब आवेश वाहकों के रास्ते पर कम अवरोध लगा रहा है। अगर कम अवरोध लगाएगा तो प्रतिरोध का क्या होगा, घट जाएगा। अवरोध नहीं लगा रहा है, इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया ना। तो इलेक्ट्रोलाइट को जब भी आप गर्म करते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो उसके प्रतिरोध का क्या होता है, घट जाता है। आपको समझ में आया क्यों घट जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाने से उसका घनत्व कम हो जाएगा। घनत्व कम होने का मतलब पतला हो जाएगा घोल, और घनत्व कम हो जाने से उसके भीतर आवेश वाहकों की गतिशीलता बढ़ जाती है। आवेश वाहकों के रास्ते पर अवरोध कम लगते हैं, और अवरोध अगर कम लगेंगे इसका मतलब प्रतिरोध कम हो गया है। समझ आ गया आपको? तो इसको हम एक काम करते हैं, सब लोग नोट कर लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे कि होता क्या है।
वैद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने से वैद्युत अपघट्यों का ताप बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमने लिख दिया कि उसमें रिजल्ट क्या मिलता है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। नाउ वी विल राइट द रीजन ऑफ इट। क्या रीजन मैंने बताया? ताप बढ़ाने से वैद्युत अपघट्य का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, जिसे आप घनत्व भी कहते हैं, वो कम हो जाता है। तो नोट करिए, ताप बढ़ाने से वैद्युत अपघट्यों का विशिष्ट गुरुत्व, जिसे आप घनत्व भी कहते हो, कम हो जाता है। अर्थात वैद्युत अपघट्य पतला हो जाता है। अतः आवेश वाहकों के मार्ग पर लगने वाला अवरोध कम हो जाता है। अतः प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, तो ये होता है वैद्युत अपघट्य में, इलेक्ट्रोलाइट में। फिर से एक बार, वैद्युत अपघट्य का टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाती है प्रतिरोधकता। रीजन क्या है? टेम्परेचर बढ़ने से वैद्युत अपघट्य पतला हो जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज कैरियर्स को उसके अंदर चलना फिरना और आसान हो जाएगा। अवरोध कम लगना शुरू होगा। अगर अवरोध कम लगने लगेगा, इसका मतलब प्रतिरोध घट गया। ठीक है, अच्छा, आप एक चीज बोल सकते हो, एक चीज सोच सकते हो कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो क्या इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी? अगर आप वैद्युत अपघट्य का ताप बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, क्या उनका ऊष्मीय वेग नहीं बढ़ेगा? जैसा धातुओं में हो जाता था कि ताप बढ़ाते थे, ऊष्मीय वेग बढ़ जाता था, जिसकी वजह से श्रांति काल कम हो जाता था, टक्करों की संख्या बढ़ जाती थी, प्रतिरोध बढ़ जाता था। तो क्या इनमें ताप बढ़ाने से उस थर्मल वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी क्या? आपको क्या लगता है? टेम्परेचर बढ़ाने से इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी थर्मल वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी कि बढ़ेगी? बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। देखो सुनो, टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है किसकी? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। समझ में आया कि ताप बढ़ाने से ऊष्मीय वेग बढ़ता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। ये क्या है? वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य के भीतर आवेशवाहक कौन होते हैं? वैद्युत अपघट्य लिक्विड है,
इसके भीतर आवेश वाहक कौन होते हैं? आयन। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है क्या? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो थर्मल वेलोसिटी वाली जो थ्योरी है वो किस पर लगती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पर, और इसके पास तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं। समझ आया? टेम्परेचर बढ़ने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ती है किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। बट दिस इज द लिक्विड, इन इलेक्ट्रोलाइट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है ही नहीं इनमें, तो वो वाली थ्योरी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आ गया? तो ये वैद्युत अपघट्य में होता है, टेम्परेचर बढ़ाइए प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट देखा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट लेते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हिंदी में अर्धचालक भी कहा जाता है। ये पदार्थ ऐसे होते हैं जो चालकों और अचालकों के बीच की कड़ी है। मतलब इनमें कुछ प्रॉपर्टीज चालकों की पाई जाती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज अचालकों की पाई जाती हैं। इनको सेमीकंडक्टर इसीलिए कहा जाता है। सेमीकंडक्टर्स का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इनकी रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आता है? तो जब भी कभी आप सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनकी रेसिस्टिविटी कम हो जाया करेगी, इनकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसके पीछे क्या सीक्रेट है? तो पहले नोट कर लेते हैं, फिर सीक्रेट देखते हैं, ठीक है। लिख लीजिए आप भी। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध घट जाता है। तो ये तो रिजल्ट है कि जब आप सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका जो रेसिस्टिविटी होगी या जो रेसिस्टेंस होगा वो घट जाया करेगा। अब बात ये आती है, दैट इज व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसके पीछे क्या कारण है आखिरकार? तो इसके पीछे रीजन ये है, आपने प्रतिरोधकता का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, रेसिस्टिविटी का। क्या फॉर्मूला पढ़ा है रेसिस्टिविटी का? रो इज इक्वल टू, प्राचल के पदों में जो सूत्र पढ़ा है, एक तो पढ़ा है RA/L और एक प्राचल के पदों में आपने फॉर्मूला पढ़ा है। वो वाला फॉर्मूला बताइए क्या पढ़ा है आपने? रो इज इक्वल टू m/NE² टाउ। ये किसका फॉर्मूला है? प्रतिरोधकता का। जिसे आप रेसिस्टिविटी भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम चालकता का फॉर्मूला आपसे पूछें तो आप क्या बताएंगे? चालकता, जिसे आप अंग्रेजी में कंडक्टिविटी कहा गया था, सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था, और रो का उल्टा होता है, क्या होगा? NE² टाउ अपॉन m, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसका रीजन। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं आप, ताप बढ़ता है, तो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 क्वांटिटीज आपको दिख रही हैं, जिनमें से m और e ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कांस्टेंट हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि इनको आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन है तब तक आप m और e को हाथ नहीं लगा सकते। हाथ नहीं लगा सकते मतलब आप चाहें कि लाओ थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम बदल दें, आप नहीं कर सकते। चार्ज बदल दें, आप नहीं कर सकते। तो m और e को तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। रही बात n और टाउ की, टाउ क्या होता है? श्रांति काल। तो जब ताप बढ़ता है तो श्रांति काल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना, बड़ा अजीब है। देखिए कैसे अजीब है
कि जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिलैक्सेशन टाइम का क्या हुआ, कम हो गया। अगर रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो प्रतिरोधकता का क्या हुआ, प्रतिरोधकता बढ़ गई। हमने क्या लिखा है, प्रतिरोध घट जाता है। और देखिए इससे क्या पता चला, टेम्परेचर बढ़ाओ श्रांति काल घटेगा, और श्रांति काल अगर घट जाएगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, अब एक दूसरी चीज, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर का तो उसमें उसी समय एक इफेक्ट हमको उसके अंदर और देखने को मिलता है। क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाते जाते हैं सेमीकंडक्टर्स के भीतर जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो परमाणु ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है मतलब जो परमाणु बना बनाया है, टेम्परेचर बढ़ने से उसकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से उसके इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल कर बाहर होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन उसके टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन टूट करके क्या बन जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। तो जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते जाओगे, श्रांति काल घटने के साथ एक और घटना हमको देखने को मिलती है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होने लगती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे पहले अगर 1 लाख मुक्त इलेक्ट्रॉन है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो परमाणु बिल्कुल पूरे बने थे उनसे भी इलेक्ट्रॉन टूट के आने शुरू हो गए। अब अगर उनसे इलेक्ट्रॉन टूटने लगे तो पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की जो भीड़ है, उसके भीतर इलेक्ट्रॉनों की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब बढ़ गए तो प्रतिरोधकता का क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए भीतर में, बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गए। 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन, 1 करोड़ एटम टूट गया जिससे इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर निकल गए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो प्रतिरोधकता का क्या होगा, प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। तो ये स्ट्रेंज टाइप का है, कैसे टेम्परेचर बढ़ने से श्रांति काल घटता है जिसकी वजह से प्रतिरोधकता बढ़नी चाहिए, बढ़ जाती है। लेकिन वहीं दूसरा इफेक्ट साथ में ही होता है कि उसके अंदर के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन्स का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है, उनका नंबर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्रतिरोधकता घट भी जाती है। तो प्रतिरोधकता टाउ की वजह से बढ़ती है और एन की वजह से घटती है। तो प्रतिरोधकता बढ़ती है कि घटती है, आंसर है जो काम ज्यादा होगा वही होगा। जैसे आप एक दिन में आपको मिलते हैं 100 रुपीज, लेकिन आप खर्च करते हैं केवल 10 रुपीज, तो क्या होगा, आपके पास पैसों का स्टोर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आपको जितने मिलते हैं खर्च उससे कम करते हैं। लेकिन अगर आपको मिलते 100 हैं और रोज आप खर्च 200 करने वाले हैं तो पैसे का स्टोर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि आपकी उधारी बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? तो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, टाउ के इफेक्ट से रो बढ़ेगा या एन के इफेक्ट से रो घटेगा? तो आंसर है जिसका प्रभाव बड़ा होगा वो रिजल्ट के रूप में देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो इफेक्ट बड़ा होता है वो एन वाला बड़ा होता है, टाउ का उतना बड़ा इफेक्ट नहीं आता। तो अगर एन का इफेक्ट आएगा तो एन के बढ़ने से रो का क्या हुआ, घट गया, इसीलिए हमने लिखा है ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता घट जाती है। समझ आ गया आपको? तो सेमीकंडक्टर्स में फिर से बताइए, सेमीकंडक्टर में जब आप ताप बढ़ाते हैं तो श्रांति काल का क्या होता है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। साथ साथ एक और घटना होती है कि सेमीकंडक्टर के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का ब्रेक डाउन होने लगता है, और इलेक्ट्रॉन्स के ब्रेक डाउन होने से पदार्थ के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, जिसके कारण प्रतिरोध घटने लगता है। तो नेट रिजल्ट क्या मिलेगा, नेट रिजल्ट हमको मिलता है कि प्रतिरोधकता घट जाती है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने का प्रभाव ज्यादा होता है वहां पर, और श्रांति काल वाला इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं रहता, उसका इफेक्ट कम रहता है।
ये रीजन है उसका। तो आपको रीजन समझ आ गया? नहीं समझ आया तो नोट कर लीजिए। चलिए सब लोग फिर कारण नोट कर लेते हैं। जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो उनके अंदर उपस्थित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का भंजन मतलब ब्रेक डाउन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप अर्धचालक पदार्थों के अंदर परिणाम स्वरूप अर्धचालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, जिसे आप स्मॉल n से लिखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व n बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक बढ़ जाता है। जिसके कारण अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता घट जाती है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। देखिए क्या लिखा, जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो उनके अंदर उपस्थित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का भंजन प्रारंभ हो जाता है। परिणाम स्वरूप अर्धचालक पदार्थों के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता घट जाती है। रही बात टाउ के इफेक्ट की, तो वो वाला प्रभाव बहुत कम होता है। ठीक है, नोट कर दीजिए चाहे उसके बारे में भी। ताप बढ़ाने से अर्धचालक पदार्थों के भीतर ताप बढ़ाने से अर्धचालक पदार्थों के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का श्रांति काल भी घट जाता है। परंतु यह प्रभाव बहुत कम होता है। मतलब इसका जो प्रभाव है वो प्रतिरोधकता पर बहुत कम पड़ता है, परंतु यह प्रभाव
बहुत कम होता है। तो ये सेमीकंडक्टर्स के साथ होता है। सेमीकंडक्टर का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। और क्यों कम हो जाएगी, आपने रीजन भी देख लिया। क्या आपको इसका रीजन समझ में आ गया अच्छे से? तो अगर प्रतिरोधकता घट जाएगी तो चालकता का क्या होगा, बढ़ जाएगी। प्रतिरोधकता अगर घटी तो चालकता तो प्रतिरोधकता का उल्टा होती है, तो चालकता का क्या होगा, बढ़ जाएगी। तो सेमीकंडक्टर में एक चीज याद कर लें, ताप बढ़ने से अर्धचालकों की चालकता बढ़ जाती है। आगे सेमीकंडक्टर का पूरा लेसन पढ़ने का मौका मिलेगा आपको, वहां पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, सब भूल जाएं पर याद रख लें कि अर्धचालकों का ताप बढ़ाने से उनकी जो कंडक्टिविटी है, उनकी जो चालकता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, आप चाहो तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कहीं। ताप बढ़ाने से अर्धचालक पदार्थों की चालकता बढ़ जाती है। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा, करंट ज्यादा फ्लो होना शुरू हो जाएगी, ये इसका मीनिंग है। तो ये हमने फोर्थ मटेरियल ले लिया, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बाद हम नेक्स्ट मटेरियल ले लेते हैं इंसुलेटर। कुचालकों में क्या होता है? फिफ्थ इंसुलेटर्स, जिन्हें आप अचालक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे? नोट कर लीजिए सभी लोग, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर बताइएगा मुझे, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो। नोट कर लिया सभी ने? चलिए देखिए, इंसुलेटर्स का टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, रेसिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। वैसे जो इफेक्ट इंसुलेटर्स का है, सॉरी, जो इफेक्ट सेमीकंडक्टर्स में होता है वही इफेक्ट इनमें भी होता है, वही प्रभाव इनमें भी होता है। मतलब ताप बढ़ाने से अब अचालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता है वो क्या होती है, वो घट जाती है। इनकी प्रतिरोधकता क्यों घट जाया करती है? इनकी प्रतिरोधकता के पीछे भी वही रीजन है कि वैसे तो जो अचालक पदार्थ होते हैं, जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में तो उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जो पदार्थ अचालक हैं उनमें तो वैसे भी करंट का फ्लो नहीं होता ना, अचालक पदार्थों में। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते 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 जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है तो अचालक पदार्थों के भीतर जो परमाणु हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाने से उनके भी इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू हो जाते हैं। सॉरी, अब अगर उनके इलेक्ट्रॉन टूटना शुरू हो गए तो उन पदार्थों के भीतर भी ताप वृद्धि होने पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ जाएगा तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। हालांकि इंसुलेटर्स में वही इफेक्ट आया जो सेमीकंडक्टर्स में आता है, लेकिन सेमीकंडक्टर की तुलना में प्रभाव उनका कम होता है। प्रभाव कैसे कम होता है? जैसे अगर इनका टेम्परेचर हमने बढ़ाया 10 डिग्री, इनका टेम्परेचर हमने बढ़ाया 10 डिग्री, तो इनसे हमने देखा कि 10 डिग्री बढ़ाने पर ही 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन निकल गए, एटम टूट गए। 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने से ही इनके भीतर के परमाणुओं में से 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन टूट के ऐसा बाहर आ गए। कुचालकों में भी हमने 10 डिग्री बढ़ाया, लेकिन हमने देखा कि इनमें 10 डिग्री 20 डिग्री बढ़ाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर 100 डिग्री इंक्रीज कर दें, 100 डिग्री, तो हम देखते हैं कि इनके परमाणुओं से भी 1,00,000 इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाएगा। 1 करोड़ नहीं निकलेंगे, 1,00,000 निकल जाएंगे। तो अर्धचालकों की तुलना में प्रभाव वही होता है जो इनमें रहता है, लेकिन कुचालकों में जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट अर्धचालकों पर पड़ने वाले इफेक्ट की तुलना में वीक होता है थोड़ा, बस इतना सा फर्क होता है। पहली बात तो छोटे मोटे टेम्परेचर से प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इफेक्ट आएगा और इफेक्ट कम आएगा। समझ रहे हैं आप? तो वही चीज होती है, वही सेम इफेक्ट है जो अर्धचालकों का है। तो इंसुलेटर्स में भी आप यही लिख सकते हो कि अचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने से इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घट जाती है। और रीजन क्या लिखेंगे? रीजन भी यही लिखेंगे कि जब अचालक पदार्थों का ताप बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है, इनमें बहुत अधिक बढ़ा दिया जाएगा, तो अचालक पदार्थों के अंदर उपस्थित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का क्या स्टार्ट हो जाता है, भंजन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता घट जाती है। नहीं समझ आया आपको? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया पक्का? तो चलिए नोट कर लेते हैं। फिर सबसे पहले रिजल्ट लिखते हैं कि क्या होगा, तो लिख देते हैं अचालक पदार्थों का ताप बढ़ाने से इनका प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा ताप बढ़ाओगे तो ठीक है। रीजन क्या है? रीजन नोट कर लीजिए। यही रीजन आप लिख सकते हैं जब अचालक पदार्थों का ताप बढ़ाया जाता है तो बहुत अधिक ताप बढ़ने पर उनके अंदर उपस्थित परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का भंजन प्रारंभ हो जाता है। फलस्वरूप अचालकों के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, हमने इसमें लिखा था बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इनमें बहुत अधिक नहीं बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व स्मॉल n बढ़ जाता है, जिसके कारण
ताप बढ़ाने से अचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। जिस कारण ताप बढ़ाने से अचालकों का प्रतिरोध घट जाता है। ओके, तो ये इंसुलेटर्स में होता है। और इसी को क्या कहते हैं, जब परमाणुओं से, अचालक के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का टूटना स्टार्ट हो जाता है, इस घटना को ही बोला जाता है ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन। ब्रेक डाउन ऑफ इंसुलेशन या इंसुलेशन ब्रेकडाउन बोल सकते हैं आप, ठीक है। परावैद्युत भंजन। अच्छा, अब प्लीज ये बताइए क्या इंसुलेटर्स के बारे में समझ में आया? तो वैसे तो इंसुलेटर्स करंट को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देते हैं, बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब हम उनका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने पर उनके अंदर के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने के कारण प्रतिरोधकता कम हो जाएगी, ठीक। तो ये इंसुलेटर्स में होता है। और ये 5th नंबर मटेरियल हमने देखा। इसके बाद और आगे चलते हैं नेक्स्ट मटेरियल देखने के लिए। आप प्लीज इससे नोट कर लें, हम इसको हटाते हैं। थर्मिस्टर, एक पदार्थ थर्मिस्टर भी आता है और इसके टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या इफेक्ट होगा ये हमको देखना है। नोट कर लिया आपने? देखो, थर्मिस्टर ऐसा पदार्थ है ना जिस पर टेम्परेचर का बहुत फर्क पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दो ना तो इसमें, इसके प्रतिरोध में बहुत फर्क पड़ जाता है। इतना कि अगर आप 0.1 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दें या बदल दें तो इसका प्रतिरोध बदल जाएगा। इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है ये टेम्परेचर के प्रति। समझ रहे हैं आप? तो थर्मिस्टर कैसे मटेरियल्स हैं? थर्मिस्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका थोड़ा सा भी ताप परिवर्तन होने से प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत अधिक हो जाता है। और आप जानते हैं यही कारण है कि इन पदार्थों का उपयोग हम थर्मामीटर बनाने में करते हैं। इसीलिए हमने उसका नाम क्या रखा है? थर्मामीटर। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा भी कम या ज्यादा हो तो एक ऐसी डिवाइस बने जो थोड़े से टेम्परेचर को भी क्या कर ले, सेंस कर ले, पहचान ले, पढ़ ले उसको। और ऐसा एक मटेरियल हमको हमारी वर्ल्ड में मिला। कौन सा मिला? थर्मिस्टर। इसको जरा सा टेम्परेचर में अगर बदलाव करिए, इसका प्रतिरोध पहले ही बदल जाता है। मैंने बोला कितना तक सेंस कर लेता है? 0.1 डिग्री सेल्सियस, 0.01 डिग्री तक ये सेंस कर लेगा। और यही रीजन है कि इस मटेरियल का उपयोग हमने किया थर्मामीटर्स बनाने में। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर्स आते हैं आपके, जिनमें एक स्क्रीन लगी रहती है। फिर आप देखो उनमें जब आप चालू करते हैं और थोड़ा सा भी आप ऐसे छू लो उसको, तुरंत रीडिंग बढ़ना शुरू हो जाती है उसकी, तुरंत एकदम बढ़ना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो इतने सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे इसमें? कि थर्मिस्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें ताप परिवर्तन का, जिनके प्रतिरोधकता पर ताप परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। थर्मिस्टर वे पदार्थ होते हैं जिनके ताप में
थोड़ा सा ही परिवर्तन कर देने से, थर्मिस्टर वे पदार्थ होते हैं जिनके ताप में थोड़ा सा ही परिवर्तन कर देने से उनकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है या बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। थर्मिस्टर वे पदार्थ होते हैं जिनके ताप में थोड़ा सा ही परिवर्तन कर देने से उनकी प्रतिरोधकता अथवा प्रतिरोध पर बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखो परिवर्तन हो जाता है मतलब, मगर होता क्या है, बढ़ता है कि घटता है? तो ताप बढ़ाने से इनका प्रतिरोध बढ़ता है, ये भी आप याद कर लें। ताप बढ़ाने से इनका प्रतिरोध बढ़ता है। लेकिन आप जरा सा भी टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो इनका जो रेसिस्टेंस होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये ऐसे मटेरियल हैं और इसी गुण के कारण हम इनका प्रयोग थर्मामीटर बनाने में करते हैं। लिख लीजिए, इसी गुण के कारण इस पदार्थ का प्रयोग थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये थर्मिस्टर होते हैं। एक्चुअली थर्मामीटर में होता क्या है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि थर्मामीटर में क्या किया जाता है। थर्मामीटर में थर्मिस्टर को हम लगाते हैं, ये हमने थर्मिस्टर लगाया यहां पर इसके साथ हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा दिया, एक छोटी सी सेल लगा दी, बटन सेल। तो आप कभी देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर खोल के देखो, उसके अंदर सेल लगी रहती है और उसी सर्किट में एक जगह पर हम अपना मीटर लगा देंगे, करंट का मीटर, जो करंट को नाप के बताएगी। प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा कम हो जाएगी और प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। तो हमने एक मीटर लगा दिया जो करंट को मेजर करके बताएगा हमको, और ये पीछे जाके इसको हमने ऐसा जोड़ दिया। बस ऐसा थर्मामीटर होता है अंदर में। यहां पर क्या होता है, इसके ऊपर हम एक मेटल कैप लगा देते हैं, धातु की टोपी, यहां पर ये मेटल कैप लगा देते हैं जो कि थर्मिस्टर को क्या करती रहती है, टच करती रहती है। इस तरीके से आपने देखा होगा मेटल कैप इस पे लगी रहती है। मेटल कैप लगे होने से क्या होगा, अब जैसे ही आप इसको ऐसे टच करोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इस मेटल की कैप में आ जाएगा। अंदर में ये जो मटेरियल लगा है, क्या लगा है, थर्मिस्टर, और ये जो आपने लगाया है ये क्या लगाई हुई है, ये मेटल की कैप लगाई हुई है। ये एक शेल हमने लगा दी है, ये एम्पियर मीटर हमने लगा दिया है। करंट मेजर करने का मीटर। अब क्या होगा,
जैसे ही आप किसको टच करोगे, मेटल कैप को टच करोगे, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेटल कैप में आएगा और वो टेम्परेचर किससे टच हो जाएगा, थर्मिस्टर से। थर्मिस्टर से जैसे ही टेम्परेचर टच होगा तुरंत थोड़े से टेम्परेचर को भी ये क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा और थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ आपकी बॉडी की वजह से इसका प्रतिरोध बढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो इसमें एक ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगाया है हमने सेल वाला, उसमें धारा का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा ना तो करंट की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और उसका कैलिब्रेशन हमने ऐसा किया कि हम समझ जाते हैं कैसे किया। इसको पकड़ा और उठा के ले गए बर्फ में, इसको रख दिया, इसकी मेटल कैप बर्फ में रख दिया तो इसका जो मीटर ऐसे चलता है अमीटर, हमने जाके इसको बर्फ पे रखा तो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मीटर हमने देखा ये ऐसा आ गया, अगर ऐसा आ गया तो यहां सामने हमने क्या लिख दिया, 0। क्यों, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर हमने इसको खौलते हुए उबलते हुए पानी की भाप में रख दिया, भाप का टेम्परेचर कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही रखा देखा इसका मीटर यहां से ऐसा चला गया तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, 100 लिख दिया, बीच में बाकी सारे उसके पार्ट्स कर दिए हमने। अब आपकी बॉडी को हम टच करवाएंगे, अगर वो यहां पर आ जाता है तो हम जान जाएंगे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। समझ आया। तो 0 से 100 उसका कैलिब्रेशन वो हमारे हाथ में है, वो हम कर सकते हैं। अब अमीटर की जगह हम अमीटर भी नहीं लगाते, इसकी जगह एक छोटा सा LCD स्क्रीन लगा दिया जाता है जिसमें डिजिटल स्क्रीन लगा दी जाती है और वो डिजिट्स में आपको पढ़ के सीधे बताती है। आपने देखा होगा हम अमीटर भी नहीं लगाते, इसकी जगह पर LCD स्क्रीन लगा देते हैं सीधे सीधे और वो आपको टेम्परेचर बताती है। ये टेम्परेचर हमने फ़ारेनहाइट में कैलिब्रेट करके रखते हैं इसको। इसीलिए जब भी आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको कुछ टेम्परेचर कम या ज़्यादा या आपको मेज़र करना है तो आप जैसे उसको ऐसा पकड़ के बैठते हो थोड़ी देर में उसमें LCD में टेम्परेचर बताना शुरू हो जाता है। तो पहले डॉक्टर्स क्लिनिक में आपने देखा होगा मर्क्यूरी थर्मामीटर यूज़ होता था, अब सब लोग ये यूज़ करते हैं। मेज़र करना भी ईजी है, पढ़ना भी आसान है, डॉक्टर भी पढ़ ले, हम भी पढ़ लें, आप भी पढ़ लो, है ना। और मर्क्यूरी थर्मामीटर के लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत होती थी, उसमें मर्करी कितना चढ़ा वो देखना रहता था। तो उसमें अगर आप बहुत जानकार हैं तो जान पाते थे, इसमें अगर आप कम जानकार भी हैं, नंबर पढ़ना आता है तो आप पढ़ लेंगे कितना आपका टेम्परेचर है बॉडी का। इसलिए ये इस तरीके का थर्मामीटर बनाया जाता है। थर्मामीटर। अब आप ये बताएं क्या ये थर्मिस्टर आपको समझ में आ गया, नहीं समझ में आया? तो इस तरीके से थर्मामीटर बनाते हैं और थोड़ा सा भी ताप अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में क्या होगा, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है और ये बड़े छोटे से छोटे टेम्परेचर को भी पढ़ लेता है, सेंस कर लेता है। यही रीजन है कि इसका उपयोग हमने थर्मामीटर बनाने में किया। ठीक है, तो इसके बाद एक मटेरियल और बचा हुआ है, आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से नोट कर लें इसे। अतिचालक, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको, सुपर कंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये कंडक्टर से भी सुपर क्वालिटी के होते हैं, कंडक्टर से भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। कंडक्टर से ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं मतलब क्या है, मतलब ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं ना जिनका प्रतिरोध शून्य होता है। प्रतिरोध ही क्या होता है, शून्य। अब आप सोचो अगर प्रतिरोध शून्य है तो H का फॉर्मूला क्या होता है, I²R। जब किसी कंडक्टर में करंट का फ्लो होता है तो उसमें करंट की वजह से कुछ हीट पैदा होती है, कुछ ऊष्मा पैदा होती है जिसका ताप बढ़ जाता है। लेकिन जो अतिचालक पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध 0 है। तो अगर प्रतिरोध 0 है, मान लीजिए कि ये अतिचालक है और इसका रेसिस्टेंस कैसा है, 0, तो जब आप इसमें करंट फ्लो करोगे इसमें कितनी हीट पैदा होगी, R के 0 होने की वजह से करंट तो बहेगी, करंट फ्लो होना बंद नहीं होगी। देखो करंट फ्लो होगी लेकिन क्योंकि R 0 है इस वजह से हीट
एक भी जनरेट नहीं होगी। अगर हीट जनरेट होगी ही नहीं तो तार बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा। अगर आपने ये वाले सुपर कंडक्टर्स अपनी डिवाइसेस में यूज किए हैं तो आप अपनी डिवाइस को 2 घंटे, 4 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे चलने दीजिए, ऐसे ही जरा सा भी हीट नहीं करेगी। अभी आप देखते हैं कि हम कोई भी डिवाइस लगाते हैं उसके अंदर हमें छोटे छोटे फैन लगाने पड़ते हैं। चाहे आप जो डिवाइस देखिए, आप कंप्यूटर देखिए, उसमें आपको फैंस लगे रहते हैं कंप्यूटर्स के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे लगातार अगर आप उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसके अंदर की जो पार्ट्स हैं वो गर्म होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो उनके डैमेज होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। तो हम चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा गर्म मत हों, उसके लिए हम उनमें फ़ैन लगा के रखते हैं। फ़ैन लगाते हैं तो उनके फ़ैन थोड़ी थोड़ी देर में क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक फ़ैन होते हैं, मतलब फ़ैन जो लगाते हैं वो अंदर की हीट को बाहर निकालते हैं। आपके कमरे में लगे एग्जॉस्ट जैसे, अंदर जो हीट होती है वो बाहर फ़ैन निकाल के फेंक देते हैं, जिससे अंदर के पार्ट फिर से थोड़ा सा कूल हो जाते हैं और फिर आप उनको बहुत देर तक चला के रख सकते हैं। लेकिन सोचिए कि अगर हम कंडक्टर्स की जगह सुपर कंडक्टर का यूज करेंगे तो आप 2 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 50 घंटे यूज कर लो, हीट जनरेट ही नहीं हो रही है। अगर हीट जनरेट हो ही नहीं रही है तो टेम्परेचर का क्या होगा? बढ़ेगा ही नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं तो उन डिवाइसेस में हमको फैन लगाने पड़ेंगे क्या? फैन नहीं लगाने पड़ेंगे। फैन नहीं लगाने पड़ेंगे तो फैन वाली जगह कम हो जाएगी और हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स जो होंगे और छोटे छोटे बनाए जा सकते हैं। समझ रहे हैं? तो ये चीज उसमें आ जाएगी। फिर आप कोई भी डिवाइस जिसमें आपने सुपर कंडक्टर लगाया होगा, कोई भी डिवाइस को आप कितनी भी देर चला के रखें वो गर्म नहीं होगा कभी। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हम बना नहीं पाए अभी तक, क्योंकि हम हर चीज को कहां रखना चाहते हैं। आप कंप्यूटर भी खरीद के लाओगे तो कहां रखोगे? फ्रीजर के भीतर रखकर, उसके भीतर बैठकर तो नहीं चलाओगे ना, कि उसको बहुत ठंडा रखना है हमको, ऐसा तो नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप नॉर्मल अपने कमरे के एक कोने में टेबल लगाओगे, उसमें कंप्यूटर लगाओगे, वहां चलाओगे। तो कंप्यूटर चलाना कहां है? रूम टेम्परेचर पर। लेकिन रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हम बना नहीं पाए, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप सोचो कि अगर इतना अच्छा है तो यूज करो ना इसको, तो कैसे यूज करें? है ही नहीं हमारे पास अभी। रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर हम नहीं बना पाए। सुपर कंडक्टर जो हम बना भी पाए हैं ना, वो बहुत कम ताप पर बना पाए हैं। बहुत कम ताप पर रूम टेम्परेचर, बहुत कम ताप पर सुपर कंडक्टर को अभी तक हम बना पाए। रूम टेम्परेचर पर कसम से जिस दिन बन गया ना, उस दिन क्रांति आ जाएगी इस क्षेत्र में, और जितना भी मेटल कंडक्टर्स है ना, सबको रिप्लेस करके हम उसकी जगह पर क्या रख देंगे? सुपर कंडक्टर। हर चीज में सुपर कंडक्टर, फैन में, वायरिंग में, हर चीज में सुपर कंडक्टर लगा के रख देंगे। मोबाइल के भीतर, लैपटॉप्स के भीतर, अभी आप मोबाइल चलाते हो, 2 घंटा अगर मोबाइल चला लो, वीडियो देख लेते हो, गर्म हो जाता है। कभी कभी तो इतना गर्म हो जाता है कि मतलब वो आपको वार्न करता है दैट टेम्परेचर इज टू हाई, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। खासकर गर्मियों के मौसम में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर सुपर कंडक्टर आपने लगा लिया तो 2 नहीं, आप परमानेंट एक तरफ चार्जिंग में लगाइए, एक तरफ वीडियो देखिए, 24 घंटे देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो हीट जनरेशन, नो टेम्परेचर इंक्रीज, नो प्रॉब्लम। समझ आ रहे हैं आपको? तो दीज आर द सुपर कंडक्टर्स जिनका प्रतिरोध कितना होता है? 0। और सुपर कंडक्टर अभी तक जो हम बना पाए हैं वो बहुत कम ताप पर बना पाए हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अतिचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका प्रतिरोध 0 R = 0 होता है। ठीक है,
अतिचालक अत्यंत कम ताप पर बनाए जाते हैं। अतिचालक अत्यंत कम ताप पर बनाए जाते हैं। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर हम लोगों को अभी सुपर कंडक्टर बनाना नहीं आता। अच्छा, जितने कम ताप पर किसी भी पदार्थ को हम अतिचालक बनाते हैं, वो ताप उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहलाता है। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं? जैसे हमारे पास ये मटेरियल है और हमने अभी ये सुपर कंडक्टर नहीं है, हमने इसका टेम्परेचर घटाना शुरू किया, घटाते गए घटाते गए घटाते गए, एक टेम्परेचर घटाते घटाते ऐसा आया कि जैसे ही वो टेम्परेचर आया, ये क्या बन गया? सुपर कंडक्टर। तो उस टेम्परेचर को इस मटेरियल का क्या बोलेंगे? क्रांतिक ताप। समझ आया? क्रिटिकल टेम्परेचर बोलेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा नोट कर लेते हैं जरा। क्रांतिक ताप, अंग्रेजी में क्रिटिकल टेम्परेचर। जिस ताप पर कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है, उस ताप को उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहा जाता है। क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जितने कम टेम्परेचर पर हम किसी मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाते हैं, उतने कम टेम्परेचर को हम बोलते हैं उस मटेरियल का क्रांतिक ताप। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कुछ पदार्थों को सुपर कंडक्टर बनाया गया है और बड़े कम टेम्परेचर पर। वो लिस्ट मैं नोट करूंगा, आप उसे लिखेंगे। ये है वो लिस्ट, देखिए, इसमें एक तरफ मैंने मटेरियल्स लिखा हुआ है और एक तरफ क्रिटिकल टेम्परेचर लिखा है, जिस ताप पर उस मटेरियल को सुपर कंडक्टर बनाया गया है। अभी हमने बताया ना आपको कि अतिचालक जो हैं, अभी तक हमने जिनको भी सुपर कंडक्टर बनाया है वो बहुत कम ताप पर हम बना पाए हैं। जैसे जो लेड है, पीबी, सीसा, इसको भी हम सुपर कंडक्टर बना लिए, लेकिन सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये तब सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है जब इसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन होता है। 0 केल्विन इस दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर है, 0 केल्विन, और ये 0 केल्विन से थोड़ा ही तो ऊपर है, 4.2 केल्विन। तो 0 केल्विन इज द लोवेस्ट टेम्परेचर इन दिस वर्ल्ड। और इसका टेम्परेचर 4.2 केल्विन पर बना पाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेड है और आप चाहते हैं कि वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे, तो क्या करना पड़ेगा? उसे 4.2 केल्विन तक ठंडा करना पड़ेगा। जब आप इतना ठंडा कर दोगे, फिर वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। और टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, फिर खत्म उसकी सुपर कंडक्टिविटी। मरकरी को भी हम सुपर कंडक्टर बना लिए। उसको किस टेम्परेचर पर बना पाए? 7.25 केल्विन पर। यह भी 0 केल्विन से थोड़ा ही सही ज्यादा टेम्परेचर है। इतना टेम्परेचर, हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो लगभग 300 केल्विन होता है, 300 केल्विन, और ये 7.25 केल्विन है। ये तो कोर टेम्परेचर के आसपास का टेम्परेचर है। हमको तो सारी डिवाइसेस, सारे काम अपने रूम टेम्परेचर पर करने हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है अभी। लेकिन मरकरी को भी हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसे ठंडा करना पड़ेगा कितने तक, अप टू 7.25 केल्विन टेम्परेचर कर देंगे, मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाएगा। एक ये मटेरियल बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, मुझे हिंदी नहीं मालूम इसकी भी, आप देख लीजिएगा क्या नाम है। इसको भी हम सुपर कंडक्टर बना लिए। इसको किस ताप पर सुपर कंडक्टर बनाया, 105 केल्विन। हमें फायदा तब होगा जब हम 300 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि 300 केल्विन हमारे कमरे का ताप, अगर 300 केल्विन रूम टेम्परेचर है तो जब 300 केल्विन पर किसी को सुपर कंडक्टर बनाएंगे तब इसका प्रयोग आप कर पाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। एक ये मटेरियल है, इसको हम सुपर कंडक्टर बना पाए 125 केल्विन टेम्परेचर पर। समझ आया? तो धीरे धीरे रिसर्चेस में टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, लेकिन अभी भी हम 300 केल्विन पर सुपर कंडक्टर बनाने में सक्षम नहीं है। हो सकता है नियर फ्यूचर आप बड़े होकर साइंटिस्ट बनेंगे और फिर आप ये काम कर लो कि किसी मटेरियल को 300 केल्विन टेम्परेचर पर आप सुपर कंडक्टर बनाओ, और उस वक्त क्या क्या हो सकता है हमने अभी आपको बताया। हम हर मेटल कंडक्टर को रिप्लेस कर देंगे किससे, सुपर कंडक्टर। जहां जहां आज हम मेटल का यूज करते हैं वहां कॉपर को हम रिप्लेस कर देंगे सुपर कंडक्टर से। अगर आप सिल्वर भी लगाओ ना, सिल्वर, तो भी इतनी हीट पैदा होती है डिवाइसेस में कि आपको फैन लगाने ही पड़ेंगे। इसलिए जब तक सुपर कंडक्टर नहीं आता तब तक ये प्रॉब्लम आपको सहनी पड़ेगी। ठीक है, सुपर कंडक्टर का यूज कहां करेंगे? सुपर कंडक्टर का यूज हम करते कहां पर है? तो हम प्रबल वैद्युत चुंबक बनाने में सुपर कंडक्टर का यूज कर सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक, बिजली से बनने वाले चुंबक। और कैसे होंगे? प्रबल होंगे। अभी क्या होता है, अभी हम जब किसी भी चुंबक बनाते हैं तो चुंबक बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप यूं समझ लीजिए जैसे हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि क्रेन, और क्रेन के आगे क्रेन का एक बूम लगा हुआ है। हम अभी ये चाहते हैं कि क्रेन का ये बूम जाए और यहां उसके नीचे 40 टन की प्लेट पड़ी हुई है लोहे की। 40 टन बहुत बड़ा वजन है, नॉर्मली 2-4-10 लोग मिलकर आप उठा नहीं सकते। तो 40 टन की प्लेट है, तो हम चाहते हैं कि क्रेन का बूम ऐसा जाए और उस प्लेट पर ऐसा जाके जब पहुंचे और हम जैसे ही स्विच ऑन करें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो, ये चुंबक बन जाए, और इतना जबरदस्त चुंबक बन जाए कि ये 40 टन की प्लेट को भी क्या कर ले, चिपका ले, अपने आप में चिपका ले, और क्रेन से हम इसको उठाएंगे, उठाकर दूसरी जगह ले जाएंगे, रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो बंद कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, चुंबकत्व तो खत्म, छोड़ देगा, फिर दूसरी प्लेट उठा के ले जाएंगे। हम ये चाहते हैं, लेकिन इतना बड़ा वजन उठाने के लिए मैग्नेटिज्म भी हमको कैसा चाहिए, चुंबकत्व तो बहुत ज्यादा चुंबकत्व तो होना चाहिए। आपके खिलौने वाले चुंबक काम नहीं करेंगे इसके लिए। तो इतना ज्यादा चुंबक बनाने के लिए हमें उसमें जो तार लगी होती है, जो उसमें केबल लगी होती है, उसमें करंट भी बहुत फ्लो करवानी पड़ती है। अब इतना पावरफुल मैग्नेट अगर बनाना है तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवानी पड़ेगी, और जब आप बहुत ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे तो H = I²R से उसमें बहुत ज्यादा ऊष्मा पैदा हो जाती है, और इतनी ज्यादा ऊष्मा पैदा हो जाएगी कि उसकी केबल जल सकती है, आग लग सकती है वहां पर। और हम चाहते हैं कि उसमें आग ना लगे, और 40 टन नहीं, अगर कोई प्लेट 60 टन की है तो वो भी उठा के ले जाएं। इतना पावरफुल मैग्नेट हम बनाना चाहते हैं। तो उस केबल की जगह पर हम क्या लगाएंगे? उस केबल की जगह हम सुपर कंडक्टर लगाएंगे। सुपर कंडक्टर लगाएंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे। अब कितने भी हाई करंट आप फ्लो करवा लो, लेकिन उस केबल में हीट कितनी पैदा होगी, 0, क्योंकि उसका प्रतिरोध कैसा होगा, 0, और आग नहीं लगेगी। आपके बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से मशीनों से किए जा सकते हैं। नहीं समझ आया आपको ये? ठीक है। तीव्र गति से चलने वाले कंप्यूटर भी हम बना सकेंगे। अभी जो हीट की वजह से कंप्यूटर कभी खराब हो जाते हैं, कभी स्लो पड़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी अगर सुपर कंडक्टर आ गया तो।
ना तो हीट जनरेट होगी, ना गर्म होंगे, तो बार बार उन्हें बंद नहीं करना पड़ेगा हमको। हम लगातार वर्क कर सकते हैं और वो खराब होने का खतरा भी उनके नहीं रहेगा, और बड़ी फास्ट स्पीड में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करेंगे। अगर अभी आपको जब डेटा ट्रांसफर करते हो तो केबल, आपकी डिवाइसेस बहुत गर्म हो जाती हैं। अगर सुपर कंडक्टर का यूज करेंगे तो डेटा ट्रांसफर करने में आपकी ना केबल गर्म होगी, ना डिवाइस गर्म होगी, और ज्यादा देर तक वर्क करेंगे, ज्यादा स्पीड में वर्क कर सकते हैं। ये सुपर कंडक्टर का बेनिफिट होगा जब आप बना लेंगे अच्छे से। तो विद्युत शक्ति के संचरण में हमने जो ये केबल लगाई है सबको हटा देंगे और इन सबकी जगह क्या लगा देंगे? सुपर कंडक्टर। फिर कोई खतरा नहीं होगा, हीट जनरेट नहीं होगी। अभी आप देखते हैं खंभों में जब बहुत देर बिजली आती रहती है, हीट जनरेट होती है, तो इंसुलेटर से भी जलना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी किसी किसी खंभे में तो सब में इंसुलेटर लगे होते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर की वजह से, अभी आपने इंसुलेटर पढ़ा, जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसुलेटर के अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देते हैं, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। तो जब बहुत ज्यादा गर्मी के मौसम में टेम्परेचर होता है तो खंभों में भी आपने देखा होगा शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, तार टूट जाती है। उससे डेंजरस भी ज्यादा होता है। और अगर हम इनकी जगह सुपर कंडक्टर लगा देंगे तो हीट का खतरा ही खत्म हो जाएगा सीधे। जब हीट का खतरा ही खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो बड़ी आसानी से हमारा काम चलेगा। और गर्मियों में भी पोल्स में शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता। तो ये है सुपर कंडक्टर। लेकिन अभी हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि रूम टेम्परेचर पर हम किसी भी मटेरियल को सुपर कंडक्टर नहीं बना पाए। कितने तक हम बना चुके हैं? 125 केल्विन तक। लेकिन हमें तो तब फायदा होगा जब यहां पर क्या लिखा होगा? 300 केल्विन। जिस दिन 300 केल्विन पर आ जाएगा उस दिन ये बहुत क्रांति आ जाएगी, जैसा कि मैंने बोला। और हम हर जगह जहां भी कंडक्टर्स हमने लगाए हैं उनको सुपर कंडक्टर से हम रिप्लेस कर देंगे। सुपर कंडक्टर का यूज देखिए कहां करते हैं। सुपर कंडक्टर हमारे पास है, मैग्नेट हमने बनाया, यहां पर एक नॉर्थ पोल बनाया, एक ऊपर रखा हमने, इस पर भी हमने नॉर्थ पोल बनाया। जब दोनों पे नॉर्थ पोल बनाएंगे तो नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या करेंगे? नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे कि कुछ नहीं करेंगे? प्रतिकर्षित। चुंबक का उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है, दक्षिणी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। जैसे पॉजिटिव को, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो सुपर कंडक्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे? देखिए, एक नीचे लगाई प्लेट, ऊपर प्लेट लगाई, इस पर भी हमने नॉर्थ पोल बनाया, इस पर भी हमने नॉर्थ पोल बनाया। जब दोनों को नॉर्थ पोल बनाएंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो चिपके रहेंगे कि ऐसा हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो नीचे वाली प्लेट हमने जमीन में फिक्स कर दी, ऊपर वाली प्लेट केवल रखी इस पे बस। जैसे ही करंट को फ्लो करवाया, दोनों में नॉर्थ पोल बना, इस पे भी और इसके ऊपर रखी इस ऊपर वाली प्लेट पर भी। दोनों पे नॉर्थ पोल बनेगा, क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण की वजह से ऊपर वाली प्लेट उठ जाएगी, नीचे वाली नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि कहां फिक्स है? अर्थ पर। ऊपर वाली प्लेट उठ गई। अब इसी प्लेट पर हमने अपनी पूरी ट्रेन रख दिया, इस पर, और इसका इंजन चालू कर दिया। तो पहली बात तो ये, इससे उठी हुई है, हवा में तैर रही है। दूसरा, इसका हमने इंजन, इसके ऊपर ट्रेन रख के इंजन चला दिया, अब ये सब भागेगी। कहां पर चलेगी? हवा में। अभी ट्रेन को कहां चलना पड़ता है? पटरियों पर, घर्षण होता है। फिर कहां चलेगी? हवा में, घर्षण नहीं रहेगा और बहुत स्पीड में चलेगी। और यही तो है मैग्लेव ट्रेन। आपने नाम सुना है मैग्लेव ट्रेन का? अरे नहीं सुना? मैग्लेव ट्रेन कभी भी आप गूगल पर, यूट्यूब पर सर्च करके देखें मैग्लेव ट्रेन के बारे में। मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। लेविटेशन का मतलब तैरना। उस समय वो ट्रेन पूरी की पूरी आपकी हवा में तैरती है। इतना पावरफुल मैग्नेट हम बनाना चाहते हैं। और हवा में तैरेगी और उसका इंजन चालू कर देंगे, ये जाएगी। पटरियों में जिस स्पीड से जाती है ना, उससे कई गुना स्पीड उसकी हवा में रहेगी। क्यों? घर्षण लगेगा ही नहीं उस पर। इतनी हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। यहां से कलकत्ता 1000 किलोमीटर जाने में
1 घंटा भी नहीं लगेगा आपको, फ्यू मिनट्स में आपको कलकत्ता पहुंचा देगी वो ट्रेन। समझ रहे हैं आप? इतना पावरफुल इसका काम होगा। और इस ट्रेन को बोलते हैं मैगलेव ट्रेन, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन। लेकिन उसके लिए हमको क्या चाहिए? सुपर कंडक्टर चाहिए। और जब तक सुपर कंडक्टर नहीं है तब तक हम इतनी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर मैगलेव ट्रेन बनाई गई है, जापान की टेक्नोलॉजी वगैरह में इसको बनाया गया है, तो वहां पर मैगलेव ट्रेन चलती, लेकिन हवा में चलती है। ऐसा अब आप सोचोगे रोकेंगे कैसे, हवा में निकल ना जाए कहीं और ऊपर ना उड़ जाए, ऐसा नहीं है। जो उसका बनाया गया है नीचे का, इस जो पटरियां बनाई है हमने, रखती है तो पटरियों पर ही रखती है ना, उस पर ऐसे नॉच बनाए गए हैं कि जब ये उठेगी तो एक लिमिट से ज्यादा उठ नहीं सकती, ऊपर फंस जाएगी। नहीं तो ज्यादा किसी दिन हो गया उठ के ऊपर ही निकल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसमें नॉचेस बनाए गए हैं कि वो एक लिमिट से ऊपर नहीं जा सकती, फंस जाएगी और उसी में रहकर चलेगी, लेकिन चलेगी हवा में, बड़ी जोर की स्पीड में चलेगी। इसका भी अनुभव आपको मिलेगा अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ये सुपर कंडक्टर है। और इस तरीके से हमने ये वाला आर्टिकल कंप्लीट कर लिया जो कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी का है। कितने प्रकार के पदार्थ आपने देखे? 7 टाइप्स के मटेरियल देखे। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स की जो रेसिस्टिविटी होती है टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाती है? कम हो जाती है। एक बार फिर से धात्विक चालकों की रेसिस्टिविटी बताइए, एक तरफ से फिर से बताते जाइए। धातु चालकों का ताप बढ़ने से प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाती है। धात्विक चालकों के बाद हमने क्या लिया? एलॉयज। एलॉयज का ताप बढ़ने से क्या होता है? प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एलॉयज के बाद हमने क्या लिया था? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स पर क्या इफेक्ट आता है? प्रतिरोधकता घट जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद हमने लिया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का ताप बढ़ने से प्रतिरोध घट जाता है। और सेमीकंडक्टर के बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर का भी प्रतिरोध घट जाता है। इंसुलेटर के बाद थर्मिस्टर। थर्मिस्टर का प्रतिरोध बढ़ जाता है, लेकिन बहुत कम टेम्परेचर को भी सेंस करता है। थर्मामीटर बनाए हम। थर्मिस्टर के बाद क्या लिया हमने? सुपर कंडक्टर। 300 केल्विन पर बना पाएंगे तब देखेंगे इफेक्ट, अभी तो हम बना ही नहीं पाए उसको। ठीक है, तो ये हमने इतना पढ़ लिया और आज हम अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे। आगे और भी पढ़ाई करेंगे बहुत सारी, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।